बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फिज़िक्स फर्स्ट ईयर में आज हम चैप्टर 8 में से जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ रेलेवेंट टू स्टेशनरी वेव्स। डियर स्टूडेंट्स, वेव्स चैप्टर को हमने शुरू किया हुआ है और इसमें हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, उसके 3 इफ़ेक्ट्स की बात की थी और तो 3 इफ़ेक्ट्स में से हमने देखा था कि इंटरफेरेंस क्या थी, साथ हमने देखा था कि बीट्स क्या थी और आज जो तीसरा इफ़ेक्ट है वो रेलेवेंट टू स्टेशनरी वेव्स है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स देखें कि स्टेशनरी वेव को हम कैसे डिफाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि स्टेशनरी वेव्स की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि स्टेशनरी वेव्स कैसी होंगी कि एक मीडियम में एक से ज़्यादा वेव्स जो है वो ट्रेवल कर रही है, किसी एक मीडियम में एक से ज़्यादा वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। तो याद रखिएगा कि अगर उन वेव्स की क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या है, इक्वल है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और दूसरी बात हम करेंगे कि अगर वो ट्रेवल कर रही हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, किसमें, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स वो क्या कर रही हैं, साथ साथ क्या कर रही हैं, सुपरपोज भी हो रही हैं एक दूसरे पे। तो उस सूरत में एक स्पेशल किस्म की वेव्स प्रोड्यूस होती है जिसको हम स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स का नाम देंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई ऐसी दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और याद रखिए स्टूडेंट्स अगर वो ट्रेवल कर रही हो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो याद रखिएगा और साथ ही वो क्या कर रही है, सुपरपोज हो रही है एक दूसरे पे, तो उस सूरत में एक नई वेव की किस्म बनती है जिसको हम स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उसकी तारीफ मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आप उसको जरा गौर से देखें कि हमने कहा है कि व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी क्या करती हैं, इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ साथ ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या कर रही है, ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सुपरपोज ईच अदर, देन स्पेशल फॉर्म एक जो है वो प्रोड्यूस होती है जिसको हम क्या नाम देंगे, स्टेशनरी वेव्स का या स्टैंडिंग वेव्स का। तो डियर स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने ये 5 फिगर्स बनाई हैं, इसको जरा गौर से देखिए कि कोई भी एक जो वेव होती है तो ये उसकी एक कंप्लीट वाइब्रेशन है, ये क्या है, कंप्लीट वाइब्रेशन है। अब याद रखिएगा ये जो इसका पोर्शन होगा इस यहां तक, इसको हम ये जो जितना पोर्शन है इसको हम कहते हैं λ/4। अगर यहां तक हो तो हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास λ/2। यहां तक होगी तो हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारे पास 3 λ/4 आ गया है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा आ जाती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर हम टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, T/4 है, यहाँ पे क्या होगा T/2 और यहाँ पे क्या हो गया 3T/4 हो गया है और यहाँ पे क्या हो जाता है, T कंप्लीट हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। डियर स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे T0 मैंने दिखाया, यानी टाइम पीरियड अभी 0 है, उस सूरत में एक वेव जो है वो राइट से लेफ्ट मूव कर रही है और दूसरी को आप देखेंगे वो लेफ्ट से राइट मूव कर रही है। तो उस सूरत में देखिए मैंने इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है जिनको मैंने नाम दे दिया है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर ये ऐसी कंडीशन है तो आप देखें कि आपके सामने ये भी क्या है, हमारा राइज है और ये भी राइज है, तो दोनों क्या है, सुपरपोज होंगे। तो एक दूसरे में सुपरपोज होंगे तो उस सूरत में कौन सी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब प्रोड्यूस होगी डियर स्टूडेंट तो उस सूरत में क्या होगा कि उसका एम्पलीट्यूड एड अप होता है, वही मैंने यहाँ पे शो करवाया ये 6 नंबर पे, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे फॉल है, यहाँ पे भी फॉल है, दोनों फॉल है, सुपरपोज हो रही है एक दूसरे पे, तो उस सूरत में भी क्या होगा, आपका जो एड अप हो रहा है एम्पलीट्यूड। फिर आप देखेंगे 2 पे और 2 पे, तो यहाँ पे भी दोनों क्या है, सुपरपोज हो रही है, बेशक ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो उस सूरत में भी देख लें डियर स्टूडेंट्स इनका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, एड अप हो रहा है।
लेकिन बाकी में देखें कि यहाँ पे ये जीरो डिस्प्लेसमेंट है, ये जीरो पे, तो यहाँ पे टी जीरो में दिखाया गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखें कि अगर 3 पे देखें तो ये जीरो डिस्प्लेसमेंट पे है, तो यहाँ पे हमने कहा कि ये जीरो डिस्प्लेसमेंट आ रही है। अगर हम बात करते हैं 5 पे, तो ये 5 और ये 5, ये भी दोनों जीरो डिस्प्लेसमेंट पे, तो हमने जीरो शो किया। यहाँ पे भी देखें वेव 7 और यहाँ पे भी तो सूरत में भी जीरो डिस्प्लेसमेंट शो हो। लेकिन अगर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम करते हैं t = t/4, तो देखें ये चौथा हिस्सा इसका आ गया, जो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी शो किया था कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो उस सूरत में देखें कि जब ये और ये है, तो ये और ये अगर सुपरपोज होती है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट जीरो है, यहाँ पे रिजल्टेंट जीरो है। इसी तरह देखिए डियर स्टूडेंट्स 3 पे देखिए तब भी हमारे पास इसने और इसने एक दूसरे को कैंसिल किया जीरो, और अगर 5 पे देखें तो एक दूसरे को कैंसिल किया, तो यहाँ पे जीरो, यानी यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पे देखें बेटा कि यहाँ पे फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जितनी भी देख लें वो सारे के सारे क्या है, डिस्ट्रक्टिव। उसी की वजह से ये मैंने शो किया है कि यहाँ पे आपके बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। उसके बाद देखिए t/2 यानी कि हाफ की बात की है, तो ये देखिए t/2 यानी ये वाला हिस्सा कैंसिल, यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, तो उस सूरत में देखिए यहाँ से स्टार्ट लिया है हमने, तो उस सूरत में भी देखें कि 1 पे ये जीरो डिस्प्लेसमेंट वही आ गई। 3 पे देखिए ये जीरो पे है और ये भी जीरो डिस्प्लेसमेंट पे आ रही है, यानी कि इसका मीन लेवल आ रहा है, मीन लेवल। इसी तरह 5 पे देखें तो उस सूरत में भी यही कंडीशन आ रही है। 7 पे देख लें दोनों में, तो उसमें भी क्या है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है। जबकि आप जब बात करते हैं 2 की, जब आप बात करते हैं 4 की, और जब आप बात करते हैं 6 की, तो उस सूरत में देखें कि जब 2 की बात की है तो दोनों में क्या हुआ, एडअप हुआ सुपरपोज होने की वजह से, एम्पलीट्यूड एक्सीड कर गया। अगर 4 की बात करते हैं, दोनों को एडअप किया है सुपरपोज होने की वजह से, ये आ गया है। 6 में देखें तो दोनों की सूरत में फिर भी ये आ गया है। अब देखें 3t/4, तो 3t/4 बेटे मैंने यहाँ से दिखाया है, तो उस सूरत में भी देख लें कि ये देख लें वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से ऊपर और ये ऊपर, तो उस सूरत में देखिए ये जब सुपरपोज हुई तो एक दूसरे को कैंसिल किया 1 पे। अब 3 पे आ रहे हैं, इसने और इसने एक दूसरे को कैंसिल किया, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और यहाँ पे भी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो डिस्प्लेसमेंट। जबकि 2, 4, 6 को भी देख लें, ये क्या है, ये राइज है और ये फॉल है, दोनों सुपरपोज हुई, एक दूसरे को कैंसिल किया, हमारे पास ये जीरो एम्पलीट्यूड आ गया। इसी तरह 4 पे भी और 6 पे भी। लास्ट में देखते हैं टी की बात करते हैं, तो उस सूरत में इसने क्या से स्टार्ट लिया, तो उस सूरत में भी देखें ये जीरो पे है, ये जीरो पे, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट। 3 पे देख ले जीरो पे और जीरो पे फिर भी जीरो, अगर 5 पे देखें फिर भी वही, और 7 पे भी उसी तरह। लेकिन जब आप 2 की बात करते हैं, ये राइज और ये राइज दोनों ने बढ़ा दिया। जब आप 4 की बात कर रहे हैं फिर बढ़ गया है। जब आप 6 की बात करते हैं तो दोनों सुपरपोज होने की वजह से क्या हुआ, एम्पलीट्यूड एडअप हुआ और ये चीज सामने आई है। तो ये तो थी इसकी जो स्टेशनरी वेव्स के हवाले से डिस्क्रिप्शन थी। अब इसी से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं हम। जी स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 चीजें डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट्स कि ये आपके पास एक वेव नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है, वेव। अब याद रखिएगा यहाँ पे वेव आपस में मिली हुई है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि इसको अगर हम मीन पोजीशन दिखाएं तो ये वाली चीज अगर आप गौर करें डियर स्टूडेंट्स, तो उस सूरत में देखें कि यहाँ पे ये मीट कर रही है एक दूसरे को, तो पॉइंट्स ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो उस सूरत में क्या है, ये स्टेशनरी वेव जो होती हैं इनको एक नाम दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं नोड्स। तो ये देखिए मैंने n मेंशन किया है, यहाँ पे n मेंशन किया, n यानी ये नोड्स है।
और फिर मैं लिखा है द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी जहां पे ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है इन अ स्टेशनरी वेव कॉल्ड एंटी नोड, तो हम उसको क्या नाम देंगे, एंटी नोड का। यानी ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे भी एंटी नोड है, ये याद रखिएगा। इसी से रेलेवेंट डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने मेंशन किया डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड, यानी एक नोड ये है, उससे अगला जिसके बाद दीगरे ये नोड आ रहा है, तो इसको हम लफ्ज देखेंगे कंसेक्टिव नोड, तो इनके दरमियान जो फासला होगा डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे लैम्डा बाय 2, यानी यहां से लेके यहां तक तो लैम्डा था, लेकिन यहां तक क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड, यानी ये एंटी नोड और ये एंटी नोड दोनों मिलाएंगे, तो इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसको डियर स्टूडेंट्स हम कहेंगे लैम्डा बाय 2। जबकि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड एंड एंटी नोड, यानी कि ये एंटी नोड है और ये नोड है, या इसको कह लें नोड और एंटी नोड, तो वो जो दरमियान फासला होगा वो लैम्डा बाय 4 होता है हमेशा। कितना होगा, लैम्डा बाय 4। ये याद रखने वाली बातें डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। एमसीक्यूज में भी इससे रेलेवेंट चीजें आ जाती हैं। इसी से रेलेवेंट डियर स्टूडेंट्स, 2-3 चीजें और डिस्कस करने वाली हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको 10th में भी मैट्रिकुलेशन लेवल पे भी डिस्कस करते आ रहे हैं। आज फिर मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आपने ये अच्छी तरह पढ़ा था कि जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं मैकेनिकल वेव्स की, जब हम बात कर रहे हैं तो उस सूरत में याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, और वो सोर्स होते हैं एनर्जी ट्रांसफर करने का, तो उसी हवाले से ये चंद चीजें हैं जो कि डिस्कस करनी बड़ी जरूरी हैं। सबसे पहले देखें कि मैंने शुरू में बात की कि जब दो वेव्स जो होती हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी की हों और साथ ही डियर स्टूडेंट्स वो इन अपोजिट डायरेक्शन ट्रेवल कर रही हैं और सुपरपोज हो रही हैं ईच अदर, तो उस सूरत में जो वेव प्रोड्यूस होती है उसको हम स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा ये स्टैंडिंग वेव्स के हवाले से कुछ बताना जरूरी है। एनर्जी इन अ वेव मूव, शुरू में बात की है कि एनर्जी क्या होती है, मूव करती है किसके अंदर, वेव के अंदर, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर ली है। द नोड्स ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये अगर हमारे पास ये कोई कंडीशन है, मैंने अभी डिस्कस किया है, जगह है ये क्या कहलाएंगे, ये नोड्स हैं, ये क्या है, नोड्स हैं। तो अब स्टूडेंट्स देखिए अगर ये नोड्स हैं तो ये किस लेवल पे हैं, पोजीशन पे ही है ना, तो वही बात हो रही है यहाँ पे, द नोड्स ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट। हमने कहा था रेस्ट पोजीशन हो सकती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकती है, हमने कहा था मीन पोजीशन हो सकती है, तो वही बात, तो नोड्स ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट, सो एनर्जी कांट फ्लो पास दीज पॉइंट्स, इनमें से एनर्जी पास नहीं हो सकती। अगली बात देखिए, हेंस एनर्जी रिमेन्स स्टैंडिंग इन द मीडियम बिटवीन नोड्स, और याद रखिएगा इन नोड्स के दरमियान ही स्टैंड करती है क्या चीज, एनर्जी। द एनर्जी अल्टरनेट करेगी पोटेंशियल एंड काइनेटिक फॉर्म, कभी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, कभी पोटेंशियल, कभी काइनेटिक, कभी पोटेंशियल में। तो याद रखिएगा फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको एक लफ्ज और भी हम बोलेंगे कन्फाइंड रहती है इसके दरमियान। दूसरी बात याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एंटी नोड्स आर एट देयर एक्सट्रीम पोजीशन द होल एनर्जी इज पोटेंशियल, यानी कि ये देखिए इसको हमने कहा था ये हमारी क्या है, एंटी नोड है, तो यहां तक जब पहुंचेगी तो वहां पे एनर्जी क्या हो जाती है, वो पोटेंशियल बन जाती है। कौन सी बनती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जब हम बात करते हैं when एंटी नोड्स ये नीचे आते हैं एट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, इधर आते हैं, तो उस सूरत में हम क्या कहते हैं, होल एनर्जी क्या हो जाती है, हमारे पास काइनेटिक हो जाती है। तो याद रखिएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसी से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, इसी में से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने इसको जो
एक्सप्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश की है, मतलब मुख्तसर वक्त में। तो बहरहाल फिर भी अगर कोई क्वेश्चन इससे रेलेवेंट आपके जहन में हो तो ज़रूर मुझसे पूछे, मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।